गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोबारा से अपने कक्षा में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक बलगति के दौरान रासायनिक अभिक्रियाओं पर होने वाले को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो दोबारा से वहीं शुरू करते हैं। तो रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया था वो था सांद्रता। और सांद्रता के लिए मैंने आपको बताया था कि सांद्रता जो होती है उसके बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। साथ ही साथ दाब के रेस्पेक्ट में भी मैंने यही बात की थी कि दाब बढ़ाने के साथ सांद्रता में परिवर्तन होता है या बढ़ती है, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब डिस्कस करना बाकी रह गया था ताप का प्रभाव। तो आज हमें डिस्कस करना है कि ताप का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि ताप किस तरीके से अभिक्रिया के अंदर पार्ट करता है उसको अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ताप को तापमान भी कह सकते हैं। तो जब अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में बात करते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो वो इधर से उधर गति उनकी बढ़ेगी, या कह सकते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनकी कार्य करने की क्षमता या भागने की क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन आता है। लेकिन एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि ताप के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती। एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। तो एक हमने बात करेंगे ऊष्मा शोषी की और दूसरी है ऊष्मा क्षेपी की। जैसा कि आप देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है। ऊष्मा का क्या होता है, ग्रहण होता है। और ये वो होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। अगर ग्राफ वाइज हम इसको डिस्कस करें तो देखते हैं कि जब क्रियाकारकों की बात करें और ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं तो उस समय क्रियाकारकों की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि अगर ऊष्मा शोषी की बात करेंगे तो क्रियाकारकों की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा के तुलना में क्या होगी, कम होगी। जबकि क्षेपी के अंदर क्रियाकारकों की ऊर्जा का मान उत्पाद की तुलना की ऊर्जा मुताबिक क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस गैप को या इस अंतर को ही हम डेल्टा एच के नाम से कहते हैं या पुकारते हैं। डेल्टा एच, यहाँ से ध्यान दें, उत्पाद और क्रियाकारक की ऊर्जाओं का अंतर जो डेल्टा एच आ रहा है वो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और यदि ये डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उस स्थिति में ये ऊष्मा शोषी। कई जगह इसका आपको रिवर्स में मिल सकता है, डिपेंड करता है कि हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्रियाकारकों के संदर्भ में बात करते हैं या उत्पाद की ऊर्जा के संदर्भ में बात करते हैं। अब दोबारा से इस टॉपिक को यहीं लेके जाते हैं और ज़रा देखते हैं वास्तव में इस ग्राफ से हम दिखाना क्या चाह रहे हैं वो ज़रा समझें कि ये है, यहाँ पर ऊर्जा जो है ये ऊर्जा है क्रियाकारकों की और ये है उत्पाद की। सेम ये क्रियाकारक है और ये उत्पाद है। अब ज़रा दोनों ग्राफों को एक बार दोबारा से देखें और देखोगे तो पाओगे कि क्रियाकारकों की ऊर्जा उत्पाद की तुलना में जब थोड़ी सी कम है तो उस अवस्था में यहाँ से ये जितनी भी ऊर्जा है वो वापस बाहर निकल रही है।
अब ये क्या कह सकते हैं, या यूँ कह दूं कि इस स्थिति में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब जाके उत्पाद का निर्माण होगा। जबकि यहाँ पर ये क्रियाकारक यहाँ तक रहते हैं, इससे नीचे अगर ऊष्मा का उत्सर्जन ये अभिक्रिया करती है तो उत्पाद का निर्माण होगा। अब अगर ऐसा है तो ताप किस प्रकार प्रभावित करेगा कि जब हम अभिक्रिया का क्या करेंगे, ताप में वृद्धि करेंगे। ताप में वृद्धि अगर की जाती है तो उस अवस्था में उत्पाद की ऊर्जा पहले ही ज़्यादा है, और इसको ये अभिक्रिया में अगर हम ताप में वृद्धि कर देते हैं तो ये जल्दी से उत्पाद की ओर बढ़ने लगेगी, और जब ऐसा होगा तो उत्पाद जल्दी बन जाएगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। बढ़ता कब बढ़ता है, जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। यानी हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो उस कंडीशन में हीट रिलीजमेंट देखा जाता है। तो अगर यहाँ हम इस ऊष्मा को या इसके ताप को बढ़ा देते हैं तो उत्पाद का निर्माण कम ऊर्जा पर होना चाहिए, जबकि हम ताप बढ़ा देते हैं तो उत्पाद की ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या यूँ कह सकते हैं अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उत्पाद का निर्माण होना संभव नहीं होगा। तो उस अवस्था में यानी इसके लिए अगर बात की जाए तो ताप वृद्धि की कंडीशन में यहाँ अभिक्रिया का वेग घटेगा। दोबारा समझें एक बार हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती है जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और जिनके लिए क्रियाकारकों की ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जब ताप में वृद्धि की जाती है तो उस अवस्था में उत्पाद के बनने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने के साथ ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऊष्मा ग्रहण से ही उत्पाद का निर्माण यहाँ हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया जल्दी संपन्न होगी और उत्पाद जल्दी बनेगा। इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, और जब मुक्त होती है तो कम ऊर्जा पर उत्पाद बनेगा। यदि ऐसी अवस्था में अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिया जाता है, अभिक्रिया के ताप में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो उस अवस्था में उत्पाद जो कि निम्न ऊर्जा का बना हुआ है वो निम्न ऊर्जा का नहीं बन पाएगा, और इस अवस्था में क्या बनेगा होगा, अभिक्रिया का वेग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा कि भाई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में बताना है। वहाँ सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाइए। यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अगर ये नॉर्मली पूछा जाता है कि ताप के प्रभाव को समझाइए, दैट इज़ ओके, आप वहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स को या इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कि सिंपल एक स्टेटमेंट आता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाइए, तो आपको वहाँ पर इसकी जगह हमें आर्रेनियस के सिद्धांत को लेते हुए दूसरी चीज़ को समझाना पड़ेगा, जिसको अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो अभिक्रिया दो प्रकार की, ऊष्माशोषी इन द सेंस एंडोथर्मिक, और ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। ये है एंडो और ये है एक्सो। एंडोथर्मिक जिसमें ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण होती है, और एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये ताप बढ़ाने पर ताप वृद्धि और ताप में कमी, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो उस अवस्था में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और ताप घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। इसके विपरीत एक्सोथर्मिक रिएक्शन में व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन the rate of the reaction is decrease,
अपोजिटली व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। तो एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ग्राफ बना देता हूं, वैसे आपको सबने पहले भी पढ़ रखे हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी आपके नोट्स में जब आपको PDF वगैरह फाइल दी जाएंगी इन नोट्स की, तब आप उसमें से चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि अगर सिंपल बात की जाए तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो उस अवस्था में आपको सिंपल एक लाइन लिखनी होगी कि किसी भी कंडीशन में जब ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये आपको एक स्टेटमेंट देना है और ये किसके द्वारा होता है, ये है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि अभिक्रिया के वेग की अगर ताप के साथ गणना की जाए तो उस अवस्था में ये माना जाता है कि जब तापमान में वृद्धि कर दी जाती है कितने की, अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की, ये अगर T है और ये T क्या है, T+10 सेंटीग्रेड है, तो उस अवस्था में अभिक्रिया के वेग में क्या होता है, इजाफा होता है और वो क्या हो जाता है, लगभग 2 से 3 गुना तक हो सकता है। तो उस अवस्था को देखते हुए अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, ताप के साथ वृद्धि होती है। ये अपन डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार, और आर्हेनियस के सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उस अवस्था में अपन इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि ताप बढ़ाने के कारण यहाँ पर इस क्राइटेरिया में डबल से ट्रिपल तक की क्या होती है, वृद्धि होती है या इंक्रीजमेंट होता है। तो 3 टॉपिक्स या 3 कारक हमने पढ़ लिए। अब हम चौथे कारक की बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है उत्प्रेरक? तो उत्प्रेरक की बात करें, आपने पढ़ रखा है उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया के अंदर हिस्सा लेते हैं, ठीक है, और अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या कर देते हैं। अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते तो हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में अपनी मूल अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। यानी जैसे हमने उसमें डाले थे वैसे के वैसे बिना केमिकल कंपोजिशन के चेंजेस के वो हमें अभिक्रिया के अंत में मिल जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ध्यान दें ज़रा, आपको कई किताबों में अलग अलग तरीके से मिल सकता है। कई जगह आपको उत्प्रेरक और मंदक मिल सकते हैं। तो हम इन चीज़ों की बात करें तो उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं या अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं। और मंदक या समंदक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं। ध्यान दें, समंदक और उत्प्रेरक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कई जगह हमने देखा होगा, आप कई अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करके और लिखवाए जाएंगे, क्योंकि जब अभी अभिक्रियाएं हम डिस्कस करेंगे 0th ऑर्डर 1st ऑर्डर रिएक्शन की, तो उस स्थिति में आपको कई इनके उदाहरण और हम देखने को मिलेंगे। पर फिलहाल अभी जैसे निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, वहाँ पर उत्प्रेरकों को हम डिस्कस करते हैं तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। जब भी हम अपचयन की अभिक्रियाओं में निकेल, प्लेटिनम और प्लेडियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल करते हैं तो उस अवस्था में ये अभिक्रियाएं बढ़ जाती हैं। इसके अपोजिट में अगर बात करूं मैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसके अगर विघटन की बात की जाए तो उसके विघटन को अगर घटाना हो तो उसमें हम थोड़ा सा नेफ्थलीन डाल देते हैं तो उसका विघटन में क्या आ जाती है, कमी आती है। वो अलग चीज़ है, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, उत्प्रेरक की जो अभिक्रिया होती है, जो करने की जो अभिक्रिया जिसके माध्यम से वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। और इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि उत्प्रेरण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आपने भी पढ़ा है। एक होता है कैसा, एक उत्प्रेरण जिसको हम बात करते हैं भौतिक, और एक रासायनिक, या यूँ कह सकता हूँ उसके लिए मैं कि एक तो होता है समांगी और एक विषमांगी, या यूँ कह सकते हैं कि एक जिसमें समांगी होता है वहाँ समान सब अवस्थाएँ पाई जाती है, विषमांगी होता है जिसमें असमान अवस्थाएँ पाई जाती हैं। अवस्था और प्रवस्था को भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे अभी जब हम ठोस अवस्था के बाद टॉपिक की बात करेंगे। फिलहाल तो उत्प्रेरक
के कारण अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि, और समंदक के कारण अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है। पांचवें कारक की अगर बात करते हैं तो वो होता है विकिरण। विकिरण क्या है? तो विकिरण की अगर मैं बात करूं तो विकिरण हम नॉर्मली बात करें तो सूर्य के प्रकाश को भी कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे की सारी विकिरण के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। तो हमें पता है जैसे ही जैसे हम क्या करते हैं, अभिक्रिया या विकिरण की बात करेंगे तो हम कहेंगे जब विकिरण पर, जब हम किसी चीज़ पर क्या आपतित करते हैं, प्रकाश या विकिरण आपतित करते हैं, तो उसके किस में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है। और जो कि हम पढ़ चुके हैं, ताप में वृद्धि की वजह से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो दूसरी तरीके से समझें, विकिरण सूर्य का प्रकाश मान के चलें, और जब हम आपसे कहेंगे कि किसी अभिक्रिया को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो उस अवस्था में उसके ताप में, अणुओं के ताप में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। और जब ताप बढ़ जाएगा तो उससे अभिक्रिया के वेग में भी क्या आएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस चीज़ को नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बाद में PDF के द्वारा ये चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पर जिसको हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया की अगर बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, किस तरीके से काम करेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जितने ज़्यादा बारीक या चूरानुमा संरचना में या किसी भी क्रियाकारक का लिया जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आपसे फिर दोबारा से पुरानी बातों को डिस्कस कर रहा हूँ कि संगठन का सिद्धांत आपने पढ़ा था, और संगठन के सिद्धांत में हमने ये एक बात कही थी कि अभिक्रिया के वेग में जो वृद्धि होती है वो टक्करों के कारण होती है। हाँ, तो जब टक्कर होने की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बड़े अणु और एक छोटे अणु की अगर बात करें तो अगर छोटे अणुओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उनमें टक्करों की संभावना ज़्यादा होती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इन 6 कारकों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात फिर दोबारा से नए सिद्धांत पर आती है, जिसके लिए हम यूँ कहते हैं कि अभिक्रिया क्यों होती है या वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो उसको हम नाम देते हैं सांद्रता का नियम, या वेग नियम। और इस नियम को आपने पहले भी पढ़ रखा है। वेग नियम और सांद्रता नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान दें, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये तो ये है। अगर वेग नियम की बात करें तो इसी को हम दूसरे तरीके से यूं और कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता की पावर n। ये n जो है वो एक नया टर्म आएगा और इसको अपन कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो पहले इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, हमें पता है। या यूँ कह सकते हैं कि क्रियाकारकों की सांद्रता पर ही मेन प्रभाव जो है अभिक्रिया का वेग डालता है या उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन सारे पॉइंट्स में हमने घूम फिर कर एक ही बात कही है कि अगर दाब बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ाने पर तो सांद्रता बढ़ती है, उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है, कॉलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ताप बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर सांद्रता ज़्यादा होगी तो ऊर्जा प्रभावी होगी। तो इन सभी को देखते हुए अभिक्रिया के वेग के सिद्धांत के अनुसार या यूँ कह सकते हैं सांद्रता के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के n घात के समानुपाती माना जाता है, और इसी n को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इस वेग नियम के अनुसार हमने एक नई टर्म देखी है, अभिक्रिया की कोटि। अब नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि, और एक चीज़ और हमें डिस्कस करनी है
जिसको हम यहाँ लिखेंगे अणुसंख्यता। अणुसंख्यता, ये दो चीज़ें हैं, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। तो ज़रा ध्यान दें, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के अंदर दो चीज़ें होती हैं अभिक्रिया में। एक होता है कि अभिक्रिया को लिखते समय हम कैसा लिखते हैं, और एक होता है वास्तविकता में अभिक्रिया कैसे होती है। यानी एक तो होती है थ्योरेटिकल टर्म और एक होती है प्रैक्टिकल टर्म, या यूँ कह सकते हैं एक होता है थ्योरेटिकल फिनोमिना और एक होता है प्रैक्टिकल फिनोमिना। तो जो अणु अभिक्रिया की बैलेंस्ड या यूँ कह सकते हैं एक सुव्यवस्थित अभिक्रिया के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या है, उनको हम अणुसंख्यता कहते हैं। जबकि वास्तविक रूप से अभिक्रिया में जो इतने अणु भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इनके अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो आगे की प्रक्रिया है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगी। सारे टॉपिक्स हमारे इससे रिलेटेड है, इन दोनों के डिफरेंस को पढ़ने के बाद, क्योंकि एक डिफरेंस जो है इनका एक मेन टॉपिक है जो कि अभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अभिक्रिया की कोटि को आगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, सूडो रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, इन सब में हम अपन डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो जो आज हमने पढ़ा है तो वीडियो को देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।